हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसा कि अभी हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, स्पेसिफिकली जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने 11th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में एक्ट दिए हुए हैं, जो भी एक्ट आए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब ब्रिटिश सरकार का इंडिया के ऊपर रूल चल रहा था उस समय जो एक्ट आए हैं उनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे वो लिस्ट सेकंड में उन्हें हमें मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 विल मैच विद वॉट? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ऑलमोस्ट यूपीएससी हमेशा इससे एक या दो क्वेश्चंस आस्क करती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक, कि आपको इस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 किससे मैच करेगा? ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स, नो। अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, appointment of the secretary of the state for India, yes, this is one will be matched with what? One will be matched with 2। ए को हम 2 के साथ मैच कर सकते हैं, ए को हम 2 के साथ मैच कर सकते हैं। अब इससे क्या देख सकते हैं आप, जैसे ही आपने ए के साथ 2 के साथ मैच किया तो दो जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए। ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, या तो बी होगा या डी होगा, बिकॉज दोनों में ए का जो ऑप्शन है वो 2 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किया गया था ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ओके, देन कम द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इससे क्या हुआ था कि बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, तो बी हो जाएगा 3rd के साथ मैच्ड। सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, it was related to the Morley-Minto reforms, yes, this was। Government of India Act of 1919 will match with the D, diarchy in the provinces, so this was B will be the correct answer। okay, move to the next question। next question बोल रहा है Government of India Act of 1919 was based upon। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है वो किसके बेसिस पर था? क्या वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, या क्या वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, वो राम से मैकडोनाल्ड अवार्ड था, या नेहरू रिपोर्ट था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि जो सांप्रदायिक जो डिवीज़न क्रिएट किया है ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो इसी एक्ट के जरिए किया गया था। तो ये जो एक्ट था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के जरिए भी बोलते हैं। इसी एक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी थी मुस्लिम्स को, कि मुस्लिम्स कैन अलोन रिप्रेजेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट कर सकते थे। सो दैट वाज अ प्रोविजन अंडर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी 15th क्वेश्चन। व्हाट वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? जो 1935 एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या थे? क्या इसने अबॉलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया किया था? यस, दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डायरची एट द सेंटर, ये भी सही है। इसी एक्ट ने क्या किया था कि जो डायरची इंट्रोड्यूस करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के जरिए प्रोविंसेस के अंदर, उसको अबॉलिश किया था। और डायरची को कहाँ इंट्रोड्यूस किया था?
एट अ सेंटर, सेंटर पे डायरची इंट्रोड्यूस कर दी थी इसी एक्ट के जरिए। तो 3 भी करेक्ट है। अबोलिशन ऑफ डायरची इन द स्टेट, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट की बात करी गई थी इसके अंदर, हाँ ये भी करेक्ट है। तो 4th भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड के साथ मैच करिए एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, लिस्ट फर्स्ट में फीचर्स दिए गए हैं और सेकंड में क्या दिए गए, एक्ट दिए गए। कौन सा फीचर किस एक्ट से आया है। ओके, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इट वाज थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी हमने देखा कि जो फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट है वो किसके जरिए आई थी, वो आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ए का हो जाएगा 3। नाउ सी किस में, ए का 3 है, बी में है और डी में है। तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, या तो बी है या डी है। नाउ सी द सेकंड स्टेटमेंट, डायरची इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर डायरची किस एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस करी गई थी। वो थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे ऑल्सो हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो बी का 4th हो जाएगा, तो आंसर विल बी बी। अब विदाउट नोइंग ऑल द स्टेटमेंट यू हैव कम टू द करेक्ट आंसर। तो ये है एलिमिनेशन टेक्निक। व्हेन यू वर्क एट मोर एंड मोर क्वेश्चंस देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे करके हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि एग्ज़ाम के हॉल के अंदर कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सारे ऑप्शंस को देखे हुए भी आप आंसर को फाइंड कर रहे होंगे। यही है यूपीएससी का गेम। यूपीएससी 100 क्वेश्चन बेशक पूछ रही है, बट तुमसे वो 400 क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन उसके 6 स्टेटमेंट हैं। इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो अपना टाइम भी बचाएंगे और साथ ही साथ एक करेक्ट आंसर की तरफ भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक टेक्निक होनी चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग दी 1946 एंड 1947। 1946 और 1947 के टाइम पर जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने कुछ छोटे से समय के लिए पार्टिसिपेट किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनिशियली वो एग्री हो गए थे जो भी एक प्लान डेवलप किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो इसका आंसर है सी, लियाकत अली खान वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। सो 17 का सी आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। किस एक्ट ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी भारत के अंदर। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ मैच करिए। लिस्ट फर्स्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में एक्ट दिए गए हैं। कौन सा प्रोविजन किस एक्ट के जरिए आया है। अब देखना, डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हिज गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ भारत कहा जाएगा। ये कहा गया था किसके अंदर, जो चार्टर एक्ट है 1833 का, उसके अंदर। तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1। अब जिसका ए का 1 है वही स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ए 1 किस किस में है, ए 1 ए में है और सी में है। तो आंसर बी तो होगा नहीं, तो कह रहा है आंसर बी तो होगा नहीं और डी तो होगा नहीं, या तो ए है या फिर सी है। अब इसको देख लेते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की तरफ बढ़ते हैं। डायरची इंट्रोड्यूस इन इंडियन गवर्नमेंट। डायरची इंडियन गवर्नमेंट में कब इंट्रोड्यूस करी गई थी, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसका हो जाएगा बी, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। बी का 3 हो जाएगा। अब बी का 3 किस में है, बी का 3 है बी वाले स्टेटमेंट में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। विदाउट नोइंग ऑल द स्टेटमेंट आप एक करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यही है एलिमिनेशन टेक्निक। फिर भी हम देख लेते हैं कि ट्विन फीचर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज कम थ्रू। ये आई थी किसके जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के जरिए। कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के जरिए। ओके ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था। ऑब्वियसली सभी को पता होना चाहिए, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली जो भी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन है उनके लिए, तो इन पे एक नज़र रहनी चाहिए, बहुत इसेंशियल है।
With reference to the period of the British rule in India, Indian Statutory Commission is popularly known as what? भाई अच्छा क्वेश्चन है। जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर चल रहा था तो एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप करी गई थी। इसके प्रोविजंस थे किसके अंदर? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, कौन सा वाला? 1919। ये जो था ये एक रिफॉर्मिंग एक्ट था। इसी रिफॉर्मिंग एक्ट में एक प्रोविज़न था कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप करी जाएगी टू लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ द रिफॉर्म, कि जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे गए हैं उस पर कितना प्रोग्रेस हुई है, इसको लुक आफ्टर करने के लिए ये प्रोविज़न डाला गया था। तो ये था किसके लिए? और इसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने लेटर ऑन रिफॉर्म को चेक करने के लिए 1927 में एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी जिसको हेड कर रहे थे साइमन। इसी वजह से इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। जो कि जब इंडिया के अंदर आया तो उसने बहुत सारे प्रोटेस्ट फेस करे, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन को फेस करना पड़ा। साइमन गो बैक का नारे दिए गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है साइमन इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए रिफॉर्म लेने की बात कर रहा था, बट उसके अंदर कोई भी इंडियन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सारे ब्रिटिशर्स थे, सारे अंग्रेज़ थे वहाँ पे, सारे वाइट पीपल्स थे। दैट इज़ वाई पीपल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन कि सर आप हमारे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और हमारा ही कोई वहाँ पे प्रतिनिधि नहीं है। ये कैसा डबल गेम खेल रहे हैं आप हमारे साथ। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल? जब ब्रिटिश का रूल भारत के अंदर था तो कौन सा इंडियन था उसको लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का? तो वो थे हमारे सत्येंद्र सिन्हा जी। कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जी। आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, थैंक यू। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।